General Anil Chauhan, Chief of Defence Staff, Admiral D.K. Tripathi, Chief of Naval Staff, General Upendra Dwivedi, Chief of Army Staff, Air Chief Marshal A.P. Singh, Chief of Air Staff, Sri Rajesh Kumar Singh, Defence Secretary, Dr. Samir V. Kamath, Secretary, DDR&D and Chairman DRDO, Sri S.G. Dastidar, FADS, Dr. Mayank Sharma, CEDA, Srimati Rashika Chaube, Yaks FADS and Administrative Member, Armed Forces Tribunal, यहाँ मौजूद सभी कंट्रोलर्स एंड सीनियर ऑफिशियल्स, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस की सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, इसके पहले भी आपके विभिन्न कार्यक्रमों में मैं बराबर आता रहा हूं और अपने आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर करता रहा हूं। तो मुझे प्रसन्नता है कि मेरी सलाह पर भी आपने जो इनिशिएटिव कुछ लिए हैं वह सराहनीय है और मुझे जानकर काफ़ी सुखद अनुभूति होती है कि डीएडी प्रोएक्टिवली अपने आप को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। साथियों, अभी जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई है कि इस कॉन्फ्रेंस का नाम भले ही कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस आपने रखा है, पर मुझे लगता है कि आपका माइंडसेट कंट्रोलर का नहीं होना चाहिए। आपका माइंडसेट ओपन और रिसेप्टिव होना चाहिए। जिससे डिफेंस इकोसिस्टम में हो रहे चेंजेस को आप सभी स्टेक होल्डर्स के साथ ठीक तरीके से डिस्कस कर सकें और शेयर कर सकें। साथियों, आज जब मैं आपके बीच यहाँ हूँ तो मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के आयोजन हमें एक इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ एनालिसिस करने का भी अवसर देते हैं। इसमें हम सोच सकते हैं कि अब तक हमने क्या अच्छा किया है और आगे हमें क्या करना है। यह भी विचार करना है कि आगे और हमको कुछ रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, तो वह रिफॉर्म्स क्या होनी चाहिए। आप सब भी शायद इस बात से हमारी सहमत होंगे कि जब हम सब मिलकर बैठते हैं तो अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उससे हमारी सोच और हमारे दृष्टिकोण का दायरा स्वाभाविक रूप से और अधिक व व्यापक होता है। साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस विभाग की जिम्मेदारी सिर्फ कागजों पर हिसाब किताब रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे देश के सुरक्षा ढांचे का एक अहम हिस्सा भी है। और जब आप अपना काम ईमानदारी और एफिशिएंसी के साथ करते हैं तो उसका असर यहीं तक नहीं रहता है, इसका असर सीमा पर तैनात हमारे जवानों तक होता है। उन्हें भरोसा होता है कि उनके पीछे एक मजबूत व्यवस्था है, एक मजबूत सिस्टम है जो हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहेगा, उनका साथ देगा। साथियों, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट का नया मोटो ही मैं मानता हूं अपने में बहुत कुछ कहता है। अभी संस्थान का मोटो अलर्ट, एजाइल और एडेप्टिव है। ये वर्ड्स अपने आप में आपके वर्क कल्चर को दर्शाते हैं, या यूँ कहूँ कि एक प्रकार से आपके वर्क कल्चर के सार हैं, ये तत्व हैं। साथियों, आज मैं आपके सामने आ रहे चैलेंजेस, उनके सॉल्यूशन और अपॉर्चुनिटीज पर तो बात करूंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं भारत के संदर्भ में अकाउंट्स के इतिहास की बातें भी आपसे कुछ करना चाहता हूं। आप सब अकाउंट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है आपका अधिकांश काम स्प्रेडशीट्स या एक्सेल पर होता रहेगा, होगा, मैं ऐसा मानता हूं। अब तो कई सारी और नई टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते ही हैं, जो कहीं ना कहीं आपके काम को आसान बनाती ही होंगी। लेकिन मैं आपकी यादों को थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। वैसे आपकी यादों को मुझे पीछे ले नहीं जाना चाहिए, लेकिन यह गुस्ताखी मैं पीछे ले जाने की कर रहा हूं। हमारे यहाँ अकाउंट्स को आमतौर पर
बही खाता कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में बही खाता कहते हैं। और आप में से जिन लोगों के परिवार में किसी ने कभी बिजनेस वगैरह किया होगा तो वह और अच्छी तरीके से इसे जानते होंगे। अगर किसी का बिजनेस से लेना देना नहीं रहा होगा तब भी हम सब ने देखा है कि व्यापारियों के पास धागे से बंधी एक लाल रंग की डायरी होती थी और उसमें सारा हिसाब किताब लिखा रहता था, और कितने रुपये का माल आया, कितने रुपये का माल बेचा गया, किसने कितना बाकी लगाया और किसको कितना देना है, यह सारी चीजें उस लाल रंग की डायरी में लिखी रहती थी। और आपने देखा होगा कि प्राय पिक्चर वगैरह जो देखते होंगे तो उसमें कभी इस प्रकार की डायरी रखने वाले की जो फोटोग्राफ आती है, कोई बिल्कुल नीचे देखता हुआ और चश्मे आंख ऊपर की तरफ। और एक चीज पर आपने ध्यान दिया होगा कि दिवाली जैसे अवसरों पर जब हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उस समय उस लाल डायरी की भी पूजा की जाती थी। और आज भी कुछ लोग लाल डायरी रखते हैं, भले ही कंप्यूटर का जमाना आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन लाल डायरी की एक अहमियत है, वो शुभ माना जाता है। यह अपने आप में कितनी बड़ी बात है। हमारे लिए अकाउंट्स सिर्फ कर्म ही नहीं है बल्कि वो हमारे धर्म का हिस्सा है। इसलिए मैं आप सबसे यह बात कहना चाहूंगा, आप जब अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो इसे सिर्फ एक काम की तरह मत देखिए, बल्कि एक विरासत के रूप में इसे देखिए। अकाउंट्स भारत का स्वदेशी फ्रेमवर्क है, यह स्वदेशी है, आज से नहीं है, हजारों हजार वर्षों से है। अकाउंट्स भारत के डीएनए में है। साथियों, चूंकि यह एक कंट्रोलर कॉन्फ्रेंस है और पूरे देश से डिफेंस अकाउंट्स के कंट्रोलर्स यहां एक साथ उपस्थित हैं, इसलिए मैं आपसे इनोवेशन और चेंज मैनेजमेंट पर भी थोड़ी बात यहां करना चाहूंगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म लाने के दो तरीके प्रायः बताए जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कई ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल रिपोर्ट के माध्यम से इस कार्य को करते हैं, जिसमें कई बार कंसल्टेंसी फर्म्स की भी इसमें मदद ली जाती है। कई बार कुछ रिटायर्ड सीनियर ऑफिशियल्स को यह जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है। और एक अच्छी बात है, इससे कई बार कुछ नए फ्रेश आइडियाज इन संस्थानों में आते हैं और इनकी प्रोडक्टिविटी स्वाभाविक रूप से बढ़ती है, और मैं कहना चाहूंगा निश्चित रूप से बढ़ती है। लेकिन इसके अलावा चेंज मैनेजमेंट का दूसरा तरीका यह हो सकता है कि वह संस्था अपने परफॉर्मेंस के बारे में, अपने डिलीवरी सिस्टम के बारे में और अपने ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल गोल्स को अचीव करने के बारे में खुद से इंट्रोस्पेक्शन करे। एक ऐसे इंटरनल इवैल्यूएशन का कल्चर बनाएं जिसमें लोग खुद ही अपनी कमियों को पहचानें, खुद ही अपने सिस्टम की इनएफिशिएंसीज पर ध्यान दें और उन्हें ओवरकम करने हेतु क्या किया जा सकता है इस संबंध में विचार करें। साथियों, मेरा मानना है कि इंटरनल रिफॉर्म्स ज्यादा ऑर्गेनिक होते हैं तथा इन्हें एडॉप्ट किए जाने में ज्यादा अवरोध भी पैदा नहीं होता है। ऐसा इसलिए है कि ये आइडियाज खुद आपकी संस्था के अंदर से आ रहे हैं और इस प्रकार से इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा किए गए इंप्रूवमेंट्स पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को न सिर्फ डायनेमिक, इफेक्टिव, इनोवेटिव और प्रोफेशनल बनाती हैं, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेती हैं। साथियों, आज डिफेंस सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज हो रहे हैं, थोड़े समय पहले तक ऐसा नहीं था। आज के नए चेंजेज बड़े डायनेमिक और अनसर्टेन भी हैं। वैसे तो पीस टाइम का एक भ्रम के सिवा और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पीस टाइम की अगर बात की जाए
तो कई बार मैं सोचता हूं कि पीस टाइम में तो हम सब डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने की ही बात करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और अन्य कई प्रकार की एक्टिविटीज़ भी हम करते रहते हैं। परंतु अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जो हमारे पीस टाइम की थिंकिंग को झकझोर देती है। कहीं ना कहीं हमें कुछ और करने की आवश्यकता अचानक दिखाई पड़ने लगती है। इसे मैं आपको एक उदाहरण के साथ बतलाना चाहूंगा। मान लीजिए कि हम एक विशेष प्रकार की इक्विपमेंट या एमिनेशन की एनुअल प्रोडक्शन किसी एक खास संख्या तक कर रहे हैं, खास नंबर की हमको इतना करना है और उतना कर पाते हैं, जिसे हम इस्टेब्लिश प्रोडक्शन कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। अब अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमें इस इक्विपमेंट या एमिनेशन की ज्यादा आवश्यकता पड़ जाए, तो उसकी उपलब्धता कैसे होगी? उसके लिए हमारे पास क्या प्लान होना चाहिए? ऐसी स्थिति में हमें क्या तैयारी रखनी चाहिए? इसके बारे में भी हमें पीस टाइम में ही विचार करना पड़ेगा। साथियों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी यह बात लागू होती है। नॉर्मल या रूटीन वर्क पीस टाइम की एक एक्टिविटी है, परंतु किसी अचानक आई सिचुएशन की वजह से अगर मैनेजमेंट या डिसीजंस मेकिंग में आवश्यक बदलाव लाना पड़े, तो उसके लिए हमारे पास क्या इनोवेटिव टेक्निक्स होंगे, इस पर भी हम सबको विचार करने की लगातार आवश्यकता है। साथियों, इसके पहले जब मैं आपके बीच आया था तो मैंने कहा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आगे बढ़ाते हुए डिफेंस इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी आप आगे कदम बढ़ाएं। और उसके पीछे कारण यही था कि आज भारत सहित पूरा विश्व रीअर्मामेंट के नए दौर से गुजर रहा है और अब इस क्षेत्र में काफी कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट भी किए जा रहे हैं। कुछ समय पहले तक तो डिफेंस सेक्टर में किए गए इन्वेस्टमेंट को ओवरऑल इकोनॉमी का हिस्सा तक भी नहीं माना जाता था। इसे मात्र नेसेसरी एक्सपेंडिचर के तौर पर देखा जाता था और सिक्योरिटी पर हुए इन्वेस्टमेंट का कोई इकोनॉमिक असेसमेंट भी नहीं होता था। लेकिन आज के दौर में जब रीअर्मामेंट और इससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में तेजी से वृद्धि हो रही है, तब हमें डिफेंस इकोनॉमिक्स पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज यूएसए और यूरोपियन नेशन सहित लगभग सभी बड़े देश अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को यह तेजी से बढ़ा रहे हैं। ऐसे में डिफेंस इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस स्वाभाविक रूप से और बढ़ जाती है। अब डिफेंस सेक्टर मात्र नेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं रह गया है, बल्कि यह इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जा रहा है, जिसका इकोनॉमी पर मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है। साथियों, आज डिफेंस सेक्टर न सिर्फ खुद वृद्धि कर रहा है, बल्कि दूसरे सेक्टर्स की वृद्धि में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। आप सबको तो पता ही होगा, 2016 में हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता के कारण सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जीएम की शुरुआत की थी और आज यह ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ा एक सार्वजनिक ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म में से एक है। और यह देखकर मुझे खुशी होती है कि जीएम की इस विकास यात्रा में रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक रक्षा मंत्रालय ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तक का प्रोक्योरमेंट इस पोर्टल से किया है। अपने में एक रिकॉर्ड है यह। मैं यहां कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटीज और इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर्स समेत सभी स्टेक होल्डर से आग्रह करूंगा, आप सब इस जेम पोर्टल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें ताकि पब्लिक प्रोक्योरमेंट में ट्रांसपेरेंसी और प्रायोरिटी को और बढ़ाया जा सके तथा प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हमारे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में और बढ़े।
साथियों, इसके अलावा हम सब लगातार देख रहे हैं कि डिफेंस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, खासतौर पर एडवांस कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ही बढ़ गया है और ये आगे बढ़ता जाएगा। ज्यादातर ये टेक्नोलॉजी ड्वेल यूज की होती है। इंटरनेट हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, जीपीएस सिस्टम हो, इन सब टेक्नोलॉजीज को शुरुआत में डिफेंस सेक्टर में यूज करने के लिए ही बनाया गया था, लेकिन आज यह टेक्नोलॉजी ग्लोबल इकोनॉमी की बैकबोन बन चुकी है। ऐसे और भी कई इनोवेशन होंगे जिन्हें डिफेंस सेक्टर के लिए बनाया गया होगा, लेकिन आज उनका सिविलियन यूज भी बहुत तेजी के साथ हो रहा है। इस संदर्भ में मेरा आपसे आग्रह है कि आप किसी प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक इंपैक्ट एसेस करते समय उसके सिविलियन यूज की फिजिबिलिटी और उससे होने वाले सोशल इंपैक्ट को भी एनालाइज करने का अपनी तरफ से प्रयास करें। विशेष रूप से रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के प्रपोजल्स का इकोनॉमिक असेसमेंट के साथ साथ आप सोशल असेसमेंट भी करें। इसका सोशल इंपैक्ट कितना होता है, हमें यह भी देखना चाहिए कैसे ये प्रोजेक्ट्स आत्मनिर्भरता की दिशा में हमें आगे बढ़ाएंगे और इनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर क्या इंपैक्ट होगा, क्या असर पड़ेगा। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार अभी पिछली कैबिनेट में हमने रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन यानी आरडीआई स्कीम की भी एक नई शुरुआत की है। आप लोगों ने देखा होगा, लगभग सभी समाचार पत्रों के फ्रंट पेज पर यह न्यूज थी। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली यह स्कीम हाई एंड प्रोजेक्ट्स और इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज की प्राप्ति को बढ़ावा देगी। इसमें डिफेंस सेक्टर को भी प्रायोरिटी दी गई है और आपको यह देखना होगा कि इस स्कीम को हम कैसे जल्द से जल्द इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पाएं और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैसे इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फैसिलिटेट कर पाए। साथियों, इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने पहली बार जेम पोर्टल से कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए भी मंजूरी दे दी है, पहली बार। और निश्चित रूप से यह एक स्वागत योग्य कदम है और इससे जुड़ी एक्टिविटीज के लिए भी आपको भविष्य में मैं मानता हूं कि तैयार रहने की जरूरत होगी। साथियों, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट हमेशा से ही अपने कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के लिए जाना जाता रहा है। सैनिकों और हमारे वेटरन्स का ध्यान रखने की जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, उसका आपने हमेशा ईमानदारी के साथ आपने निर्वहन किया है। किया है का मतलब यह नहीं कि नहीं कर रहे हैं, किया भी है, कर भी रहे हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।